एक दिन रास्ते में सुरेखा भाभी मिल गई। बड़ी उदास दुखी लग रही थी। मैंने कारण पूछा तो उबल पड़ी। बोली, क्या बताऊं तुम्हें, माता जी ने तो हमारी नाक में दम कर रखा है। गांव में पड़ी थी अच्छी खासी, इन्हें शौक चढ़ा था माँ की सेवा करने का। ले आए मेरे सिर पर मुसीबत, अब मैं भुगत रही हूँ। भाभी की आवाज़ कुछ ऊंची होती जा रही थी, कुछ क्रोध से, कुछ खीज से। रास्ते में आते जाते लोग अजीब नज़रों से हमें घूरते जा रहे थे। मैंने धीरे से उनका हाथ पकड़कर कहा, चलो न भाभी, पास ही किसी होटल में चाय पी ले, वहीं बातें भी हो जाएगी। भाभी मान गई और तब मुझे उनका आधा कारण मालूम हुआ। सुरेखा भाभी मेरी रिश्ते की भाभी नहीं है, पर उनके पति रवि भैया और मेरे पति एक ही गांव के रहने वाले हैं। इसी कारण हमने उन दोनों से भैया भाभी का रिश्ता जोड़ लिया है। रवि भैया की माँ मंजली चाची के नाम से गांव में काफ़ी मशहूर है। बड़ी सरल, खुशमिजाज और परोपकारी औरत है। गरीबी में भी हिम्मत से इकलौते बेटे को पढ़ाया, चारों बेटियों की शादी की। अब पिछले कुछ वर्षों से चाचा की मृत्यु के बाद रवि भैया उन्हें शहर लिवा लाए। कह रहे थे कि वहाँ माँ के अकेले होने के कारण यहाँ उन्हें चिंता सताती रहती थी। फिर थोड़े बहुत रुपए भी खर्चे के लिए भेजने पड़ते थे। तभी से यह मुसीबत मेरे पल्ले पड़ी है। सुरेखा भाभी बोली, इन्हीं का खर्चा चलाने के लिए तो मैंने भी नौकरी कर ली, कहीं इन्हें बुढ़ापे में खाने पीने पहनने ओढ़ने की कमी न हो। पर अब तो उनके पंख निकल आए हैं, सो कैसे? तुम ही घर आकर देख लेना। भाभी चिढ़कर बोली, अगर हो सके तो समझा देना उन्हें। घर को कबाड़खाना बनाने पर तुली हुई है। महेश भैया को भी साथ लाएगी तो वह शायद उन्हें समझा पाएंगे। बड़ी प्यारी लगती है न उन्हें मंजली चाची। चाय खत्म होते ही सुरेखा भाभी उठ खड़ी हुई और बात को ठीक तरह से समझाए बिना ही चली गई। मैंने अपने पति महेश को सुरेखा भाभी के वक्तव्य से अवगत तो करा दिया था, लेकिन बच्चों की परीक्षाएं, घर के अनगिनत काम और बीच बीच में टपक पड़ने वाले मेहमानों के कारण हम लोग चाची के घर की दिशा भूल गए। तभी एक दिन मेरी मौसेरी बहन मेघना दोपहर को मिलने आई। उसने एमए कर रखा था, पर दोनों बच्चे छोटे होने के कारण नौकरी नहीं कर पा रही थी। हालांकि उसके परिवार को अतिरिक्त आय की आवश्यकता थी। न गांव में अपना खुद का घर था, न यहाँ किराए का घर ढंग का था। दो देवर पढ़ रहे थे, उनका खर्च वही उठाती थी। सास बीमार थी, इसलिए पोतों की देखभाल नहीं कर सकती थी। ससुर गांव की टुकड़ा भर जमीन को संभाल कर जैसे तैसे अपना काम चलाते थे। फिर भी मेघना की कार्यकुशलता और स्नेह भरे स्वभाव के कारण परिवार खुश रहता था। जब भी मैं उसे देखती, मेरे मन में प्यार उमड़ पड़ता, मैं प्रसन्न हो जाती। उस दिन भी वह हंसती हुई आई, एक बड़ा सा पैकेट मेरे हाथ में थमाकर बोली, लो भरपेट मिठाई खाओ। क्या बात है, इस परिवार नियोजन के युग में कहीं अपने बेटों के लिए बहन के आने की संभावना तो नहीं बताने आई? मैंने मजाक में पूछा। धत दीदी, अब तो हाथ जोड़ लिए रही बहन की बात, तो तुम्हारी बेटी मेरे बेटों की बहन ही तो है। पर मिठाई बिना जाने ही खा लूं? तो सुनो, पिछले 2 महीने से मैं खुद के पाँव पर खड़ी हो गई हूँ, यानी कि नौकरी। उसने खुशी से मुझे बाहों में भर लिया। बिना मिठाई खाए ही मेरा मुंह मीठा हो गया। तभी मुझे उनके बच्चों की याद आई। और रोहित, राहुल, उन्हें कौन संभालता है? तुम कब जाती हो, कब आती हो, कहाँ काम करती हो? अरे दीदी, जरा रुको तो बताती हूँ। उसने मिठाई का पैकेट खोला, चाय छानी, बिस्किट ढूंढ कर सजाए, तब कुर्सी पर आसन जमाकर बोली, सुनो, अब नौकरी एक पब्लिक स्कूल में लगी है, तनख्वाह अच्छी है, सवेरे 9 बजे से शाम को 4 बजे तक, और बच्चे तुम्हारी मंजली चाची के पास छोड़कर निश्चिंत हो जाती हूँ। क्या? जी हाँ, मंजली चाची कई बच्चों को संभालती है, बहुत प्यार से देखभाल करती है। खा पी कर पीछे एक खुशनुमा ताजगी में फंसे हुए प्रश्न मेरे लिए छोड़कर मेघना चली गई। मंजली चाची ऐसा क्यों कर रही थी? सुरेखा भाभी क्या इसी कारण से नाराज थी? बात तो ठीक है, शाम को महेश ने मेरे प्रश्नों के उत्तर में कहा, फिर भैया भाभी दोनों कमाते हैं, मंजली चाची के कारण उन्हें समाज की उठती उंगलियां सहनी पड़ती होगी, हमें चाची को समझाना चाहिए। महेश कभी दोपहर को बिना किसी को बताए पहुंचकर देखेंगे और चाची को अकेले में समझाएंगे। शायद औरों के सामने उन्हें कुछ कहना ठीक नहीं होगा। मैंने सुझाव दिया। महेश ने एक दिन दोपहर को छुट्टी ली और तब हम अचानक रवि भैया के घर पहुंचे। भैया भाभी काम पर गए हुए थे। घर में 10 बच्चे थे। मंजली चाची एक प्रौढ़ स्त्री के साथ
उनकी देखभाल में व्यस्त थी। कुछ बच्चे सो रहे थे, एक को चाची बोतल से दूध पिला रही थी। उनकी प्रौढ़ सहायिका दूसरे बच्चे के कपड़े बदल रही थी। चाची बड़ी खुश नजर आ रही थी। साफ कपड़े, हंसती आंखें, मुख पर संतोष तथा आत्मविश्वास की झलक। सेहत भी कुछ बेहतर ही लग रही थी। चाची जी, आपने तो अच्छी खासी बाल वाटिका शुरू कर दी, मैंने नमस्ते करके कहा। चाची हंसकर बोली, अच्छा लगता है बेटी, स्वार्थ के साथ परमार्थ भी जुटा रही हूँ। पर आप थक जाती होंगी, महेश ने कहा। इतने सारे बच्चे संभालना हंसी खेल तो नहीं। ठहरो, चाय पीकर फिर तुम्हारी बात का जवाब दूंगी। वह सहायिका को कुछ हिदायतें देकर रसोई में चली गई। यहीं आ जाओ बेटे, उन्होंने हम दोनों को वहीं बुला लिया। देखो महेश, अपने पोते पोती के पीछे भी तो मैं दौड़ धूप करती ही थी, तब तो कोई सहायिका भी नहीं थी, चाची ने नाश्ते की चीजें निकालते हुए कहा। अब वसुधैव कुटुंबकम की उम्र है न मेरी, इन सभी को पोते पोतियां मान लिया है मैंने। फिर मेरी ओर मुड़कर कहा, तुम्हारी मेघना के भी तो दोनों नटखट यही है, सोए हुए हैं। दोपहर को सबको घंटाभर सुलाने की कोशिश करते हैं, शाम को 5 बजे मेरा यह दरबार बर्खास्त हो जाता है। तब तक रवि के बच्चे भी आ जाते हैं। पर चाची, आपको आराम छोड़कर इस उम्र में ये सब झमेले की क्या जरूरत थी इसकी। तुमसे एक बात पूछूं बेटी, तुम्हारे माँ पिताजी तुम्हारे भैया भाभी के साथ रहते हैं ना? खुश है वह? मेरी आंखों के सामने भाभी के राज में चुप्पी साधे मोहताज से बने मेरे वृद्ध माता पिता की सूरतें घूम गई। न कहीं आना जाना, कपड़े भी सबकी जरूरतें पूरे होने के बाद ही उनके लिए खरीदे जाते। वे दोनों एक कोने में बैठे रहते, किसी के रास्ते में अनजाने में कहीं रोना बन जाए, इसकी फिक्र में सदा घुलते रहते। मेरी आंखें अनायास ही नम हो गई। चाची ने धीरे से मेरे बाल सहलाए। बेटी, तू महेश को मेरी बात समझा सकेगी। मैं तेरी आंखों में तेरे माता पिता की लाचारी पढ़ सकती हूँ, लेकिन जब तुझ पर किसी वयोवृद्ध का बोझ आ पड़े, तब आंखों की इस नमी को याद रखना। महेश के चेहरे पर प्रश्न था। सुनो बेटे, पति की कमाई या मन पर जितना हक पत्नी का होता है, उतना बेटे की कमाई या मन पर माँ का नहीं होता। इस कारण से आत्मनिर्भर होना मेरे लिए जरूरी हो गया था। रही काम की बात, तो पापड़, बड़ियाँ, अचार, मुरब्बे बनाना भी तो काम ही है, जिन्हें करते रहने पर भी करने वालों की कद्र नहीं की जाती। घर में रहकर भी अगर ये काम हमने कर भी लिए तो कौन सा शेर मार दिया। बहू कमाएगी तो सास को यह सब कुछ तो करना ही पड़ेगा। चाची ने एक गहरी सांस ली। कब आते हैं बच्चे? महेश ने हौले से पूछा। 9 बजे से शुरू हो जाते हैं, कोई थोड़ी देर या जल्दी भी आ जाते हैं। कभी कभी मेरी सहायिका लता भी जल्दी आ जाती है, उसे भी मैं कुछ देती हूँ, वह खुशी से मेरा हाथ बटाती है। और भी बच्चों के आने की गुंजाइश है? मैंने पूछा। पूछने तो आते हैं लोग, पर मैं मना कर देती हूँ। इससे ज़्यादा रुपयों की मुझे आवश्यकता नहीं, सेहत भी संभालनी है ना। चाय खत्म हो चुकी थी, सोए हुए बच्चों के जगाने का समय हो रहा था, इसलिए नमस्ते कहकर हम चलना ही चाहते थे कि चाची ने कहा, बेटी, होली के बाद मैं एक यात्रा कंपनी के साथ 15 दिन घूमने जाने की बात सोच रही हूँ। अगर तुम्हारे माता पिता भी आना चाहे तो। मैं चुप रही। भैया भाभी इतने रुपए खर्च न करेंगे, मैं खुद तो कमाती नहीं। चाची को भी रवि भैया ने कई बहानों से यात्रा के लिए कभी नहीं जाने दिया था। उनकी बेटियां भी ससुराल के लोगों को पूछे बिना कोई मदद नहीं कर सकती थी। अब चाची खुद के भरोसे पर यात्रा करने जा रही थी। नीता के माता पिता भी आपके साथ जरूर जाएंगे चाची, अचानक महेश ने कहा। आप कुछ दिन पहले अपने कार्यक्रम के बारे में बता दीजिएगा। सुरेखा भाभी और रवि भैया की नाराजगी का साहस से सामना करके मंजली चाची ने एक नया दौर खोल लिया था, अपने लिए, देखभाल की जरूरत वाले बच्चों के लिए और मेघना जैसी सुशिक्षित जरूरतमंद माताओं के लिए। हर एक के लिए इतना साहस, इतना धैर्य, इतनी सहनशीलता संभव तो नहीं, पर अगर यह नहीं तो दूसरा कोई दरवाज़ा तो खुल ही सकता है ना। जीवन बहुत बड़ा उपहार है हम सब के लिए, उसे बोझ समझकर उठाना या उठवाना कहाँ तक उचित है। क्यों ना अंतिम सांस तक खुशी से, सम्मान से जीने की और जिलाने की कोशिश की जाए। क्यों न किसी नए द्वार पर धीरे से दस्तक दी जाए, वह द्वार खुल भी तो सकता है। दोस्तों, आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब